जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि एक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ठीक है, साइंस का ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें मतलब क्या करते हैं किसी भी वस्तु के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। तो उसके लिए हमें जानना पड़ता है एटम को। सबसे पहले किसको जानना पड़ता है? एटम को। एटम को कहा जाता है परमाणु, ठीक है, एटम को कहा जाता है परमाणु। एटम से क्या मिलता है? एटम सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। एटम क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। परमाणु क्या है? सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमारे मनुष्य का शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। ऐसी कोई भी वस्तु जो बनी होती है किससे बनी होती है? परमाणु से, एटम से। एटम से मिलकर क्या बनता है? जब एटम से मिलकर बनता है आपका मोलेक्यूल। जब दो एटम मिल जाते हैं तो मोलेक्यूल बनता है। जैसे अगर लिखा हो आपका N2 का मतलब यहाँ पर मोलेक्यूल है, एटम नहीं है, ठीक है। N2 का मतलब होता है मोलेक्यूल, मतलब नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर के एक मोलेक्यूल बना देते हैं, ठीक है, ये मतलब होता है N2 का। उसके बाद मोलेक्यूल से मिलकर बनता है एलिमेंट, तत्व, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं अणु, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? मैटर। ये तो मैटर की संरचना है, ठीक है। और मैटर क्या होता है? ऐसी कोई वस्तु, ठीक है। मैटर क्या होता है? वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो, ठीक है। वस्तु जो स्थान घेरे और जिसमें वजन हो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है, उसको मैटर कहते हैं। वो बना होता है आपका एलिमेंट तत्व से। तत्व होते हैं जैसे आपका गोल्ड हो गया, सोना हो गया, तत्व है। सिल्वर हो गया, तत्व है, ठीक है। लोहा हो गया, आयरन, ये एक तत्व है, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, ये एक तत्व है। तो ये तत्व होते हैं, ठीक है। और ये किससे बने होते हैं? अणु से, ठीक है। किससे बने होते हैं? अणु। और सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, ठीक। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु। जब हर वस्तु किससे बनी हुई है? जिसमें वजन हो और जो स्थान घेरे, वो किससे बनी हुई है? एटम से, परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। परमाणु इतना छोटा होता है कि ये नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। नेक्ड आइज मतलब कि साधारण आंखों से, ठीक है। नेक्ड आइज से दिखाई भी नहीं देता, साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है परमाणु, ठीक है। तो हमारे आसपास जितनी वस्तुएं सब किससे मिलकर बनी हुई हैं? सभी परमाणु से मिलकर के बनी हुई हैं। तो परमाणु की संरचना में देखना होता है, ठीक है। परमाणु की संरचना देखना होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना होता है, अगर हमें किसी वस्तु के अंदर के बारे में समझना है तो, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि डेल्टन ने कहा था, ठीक है, डेल्टन की एक एटॉमिक थ्योरी थी, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन के अनुसार क्या था कि डेल्टन कहते थे कि परमाणु जो है, ठीक है, एटम को तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। डेल्टन कहते थे कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब एटम इंडिविजुअल है, एटम इज इंडिविजुअल, ठीक है। परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता, ये डेल्टन का कहना था। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, ठीक है, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एटम को तोड़ा, ठीक है। और एटम को तोड़ने पर तीन चीजें हमें प्राप्त हुई, ठीक है। एक था आपका इलेक्ट्रॉन, एक था आपका प्रोटॉन और एक था आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन चीजें हमें प्राप्त हुई जब हमने क्या तोड़ा? किसी परमाणु को तोड़ा। तो ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और किस प्रकार से प्राप्त होती है, कहाँ पर होता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब इलेक्ट्रॉन खोज की थी जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन खोज। तो ये की थी रदरफोर्ड जी ने, और न्यूट्रॉन खोज की थी चैडविक जी ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन की। रदरफोर्ड जी ने की थी प्रोटॉन की, और जे थॉमसन जी ने की थी
इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो 3 साइंटिस्टों ने ये 3 चीज़ों की खोज की कि जब किसी परमाणु को तोड़ने के बाद प्राप्त हुआ। ठीक है, प्राप्त क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन कहते थे कि इसको तोड़ा नहीं सकता, इंडिविजुअल है, लेकिन इन लोगों ने तोड़ करके दिखाया। इसलिए डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी 9th क्लास से खत्म हो गई। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी 9th क्लास पाई जाती है शुरुआत की चैप्टर में। उसके बाद क्या आता है, ये रदरफोर्ड और जेम्स थॉमसन और चैडविक आ जाते हैं और ये कहते हैं तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने के बाद ये चीज़ प्राप्त होंगी, और इन्हीं का नाम दे दिया था सब एटॉमिक पार्टिकल। इनका नाम क्या देते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल है। पार्टिकल मतलब होता है कण। ठीक है, मतलब परमाणु के अंदर जो कण पाए जाते हैं उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इतनी चीजें जानने के बाद आप इस चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें जानने के बाद बेसिक केमिस्ट्री एक जो फ्लो होता है पढ़ने का, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्या कि अगर अब जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अलग अलग लोगों ने अलग अलग मतलब कि अपना स्ट्रक्चर दिया, लेकिन जो बाद में मान्य हुआ वो होता बोहर मॉडल। बोहर मॉडल ने सही से मतलब कि स्टेबल्स किया, इसका स्ट्रक्चर को सही से बताया कि क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है इस प्रकार से। ठीक है, किसी परमाणु में इस प्रकार से न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूक्लियस में रखे होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं, और यही दोनों मिलकर के मास नंबर बनाते हैं। ठीक है, और बाहर ऐसी होती है सेल। ये न्यूक्लियस है, इस प्रकार से सेल होती हैं। अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग प्रकार की सेल पाई जाती हैं। ठीक है, जो सेल होती हैं ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, NuCleus। इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, एक पाया जाता है आपका प्रोटॉन, एक पाया जाता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो न्यूक्लियस में इतनी सब चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये दोनों मिलकर के बना देते हैं मास नंबर। इतनी बात भी आपको याद रखना है कि जब भी किसी एटम का मास पूछा जाए तो उसमें ये पूछा जाता है कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मास नंबर बन जाता है। ठीक है, और केवल प्रोटॉन की संख्या हमारी एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, केवल अगर प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है। ठीक है, और जो ये तो न्यूक्लियस की बात हो गई। अब जो ये सेल हैं, ठीक है, इस सेल का नाम होता है, पहले सेल का नाम होता है KLN। ठीक, इस प्रकार सेलों का नाम होता है। जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाली सेल होती है उसका नाम होता है K, उससे जो दूसरी सेल होती है उसका नाम होता है L, उससे जो अगली सेल होती है उसका नाम होता है M। ठीक है, और इनको जो रखने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की क्षमता होती है, K की होती है 2, L की होती है 8, M की होती है 18। होल्ड करने की क्षमता, कैपेसिटी है ये। ठीक, करते नहीं है ये, क्यों? कैपेसिटी है कि इतने होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस प्रकार से होते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसमें 2 ही रख सकते हैं, दूसरे वाले में 8 रख दिए, 3 4 5 6 7 8 हो गए, बाहर वाले में मान लेते हैं 2 हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे तो 2 आ गए। तो इस प्रकार से संरचना होती है। ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन। और बात फैक्ट की बात ये है, हैशटैग क्या, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है। ये बात आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अब जो प्रोटॉन की संख्या होती है ये होती है एटॉमिक नंबर। अगर किसी का एटॉमिक नंबर पता तो ये पता लगा सकते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे। जितने नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मान लेते हैं अगर किसी के 11 नंबर का है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। और ये होल्ड करने की क्षमता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि K में 2। ठीक है, अब इसका जाता है, एक आता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, इस रूल को याद कर लेना, ये भी एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये क्या होता है, हम लोग सही से फ्लो में नहीं पढ़ते हैं, जो फ्लो होता है केमिस्ट्री पढ़ने का वो खराब हो जाता है, इसलिए केमिस्ट्री हार्ड लगने लगती है। वैसे केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है। क्या कि ऑक्टेट, जो ऑक्टेट रूल है ये क्या कहता है, आपकी 10वीं क्लास तक की केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत आसान है। क्या ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल कहता है कि जितने कैपेसिटी कुछ भी हो, ठीक है, केवल के जो सेल है, ठीक है, इसको छोड़ करके बाकी जो के एल और एम सेल है इनको कम से कम अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा संतुष्टि के लिए, ठीक है। ऑक्टेट रूल कहता है कि इन एल एंड एम सेल मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इन द लास्ट सेल, इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, in the outermost cell must have 8 electron to become stable, ठीक है। कि अगर किसी एटम को स्टेबल होना है तो आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी वाले, जैसे इसमें सबसे बाहरी ये वाली है, तो इसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एक्सेप्टेड के सेल, केवल के सेल को छोड़ करके। के सेल को क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि के सेल की क्षमता ही 2 की है, तो ये 8 कैसे रख पाएगा, ठीक है। के सेल की तो कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो इसमें 8 कैसे रखेंगे, ठीक है। एल और एम सेल की इसलिए कहा गया है कि इसमें कम से कम आउटर मोस्ट जो भी हो, चाहे एल आउटर मोस्ट हो चाहे एल आउटर मोस्ट, मान लेते किसी में ये ना हो, 2 ही सेल से काम चल जाएगा, तो इसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये स्टेबल माना जाएगा, ठीक है। अगर इससे अगला आ जाता है तो इसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अगर इससे अगला भी आ जाता है तो उसमें भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो ये कहता है ऑक्टेट रूल, और ऑक्टेट रूल ही 10वीं क्लास तक काम में आता है। अगर आपको 10वीं क्लास में केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो आपको ऑक्टेट रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे ही क्या होती है, वैलेंसी फाइंड आउट होती है। ऑक्टेट रूल क्या करता है, वैलेंसी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल आप अभी समझ लीजिए, अगले वीडियो में बताएंगे कि वैलेंसी किस प्रकार से निकाली जाती है, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे कि वैलेंसी किस प्रकार से फाइंड आउट करना है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।